अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी के लिए कौन से चैलेंजेस होंगे। आज आखिरी दिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में था, जहां उनके एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। उस रेफरेंस में 5 जज साहिबान ने शिरकत नहीं की, जबकि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक खत भी लिखा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और वो वजूहात का तज़किरा किया कि जिनकी बिना पर उन्होंने इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करना लाजमी नहीं समझा। इसके ऊपर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके तनाजुर के अंदर जो आने वाले चैलेंजेस हैं कुछ उनका हवाला देंगे, और फिर नए चीफ जस्टिस कल जब अपने हलफ उठाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो संभालेंगे अपना मनसब, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है और उन चैलेंजेस को जो पाकिस्तान की सियासत, आइन और कानून के साथ जुड़े हुए हैं उनसे कैसे नबरदाज़मा होंगे, ये बड़ा एक अहम सवाल है। और चीफ साहब जो हैं वो बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं, इस हवाले से भी कुछ हम बातचीत करेंगे। ये तमाम मौज़ूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, और कादर मंदखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और अली गौर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और मैं मंदखेल साहब आपसे स्टार्ट ले लेता हूँ। ये मामला जो है कि आइन का है, अदालत का है, कानून का है। काजी फाइज़ साहब, क्या आपकी नज़र में जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, जो आज से 13 माह पहले जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस के मनसब संभाला था तो उस वक्त भी इसी किस्म के चैलेंजेस, उस वक्त एक हम ख्याल बेंचेस का मामला था, बहुत से ऐसे फैसले थे जिनको मुतनाज़ समझा जाता था, और फिर उसके बाद एक कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम आंगी पैदा हो और वो सूरत हाल ना हो जो पहले थी। तो आज जब वो रुखसत हो रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि जो चैलेंजेस उनको दरपेश थे वो अच्छी तरह से नबरदाज़मा हुए और माहौल ज़्यादा साजगार है या माहौल ख़राब हो गया? में माजी की जितने भी चीफ जस्टिस गुजरे हैं, किसी न किसी सियासी रहनुमा या सियासी पार्टी को उनसे इख्तलाफ रहा है या कोई बार एसोसिएशन से रहा है। ये मिला जुला रद्द-ए-अमल तो होता है हर दौर में। और अगर आप कंपेयर कर दे इफ्तिखार चौधरी से लेके बंदियाल तक, तो मेरे ख्याल में इन सारे चीफ जस्टिस से तो बेहतर था उसमें। उसने बड़ी शदीद मुखालफत बर्दाश्त की है। इवन के आज जो खत लिखा है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जिसका आप वजह बता रहे कि वजह है, उसने चीफ जस्टिस को गद्दार कहा। इससे पहले इसने जो खत लिखा तो उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा। अपने जो कुलीग जजेस जिसने इख्तलाफी नोट किए उसके बारे में क्या कुछ है। क्या ये शख्स चीफ जस्टिस बनने के काबिल था? इस शख्स ने प्रैक्टिकली अपने आप को पीटीआई का यूतिया जाहिर कर दिया है और इसने नामालूम में मिलकर ये इनको ज्यादा, यानी तारीख में अगर आप देख ले, जनरल फैज को जल्दी थी आर्मी चीफ बनने की और जस्टिस मंसूर अली शाह को जल्दी थी चीफ जस्टिस बनने की। दोनों का अंजाम एक ही हुआ। मगर मैं फिर भी समझता हूं कि फौज में कुछ इस तरह माजी में गैरतमंद लोग निकले हैं, जिस तरह उनको सुपरसीड कर दिया तो उन्होंने इस्तीफे दिए। अब आप मुझे बता दो कि जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में क्या अल्फाज अदा किया जाए, जो अपी आज की तारीख तक तो वो चीफ जस्टिस है ना, जस्टिस फाइज ईसा, उसके बारे में गद्दार कहते हैं। आप मुझे बताओ ये शख्स लायक है जज बनने की? इनके खिलाफ तो आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस आना चाहिए। और दूसरा जो सेकंड नंबर पे जस्टिस मुनीब अख्तर, जो जाली कोटा में सिंध से चीफ जस्टिस बना और चौथे नंबर से उठा के याया अफरीदी को छोड़ के और इनको 20 दिन पहले बुला लिया, याया अफरीदी को 20 दिन बाद बुला ली ताकि ये चीफ जस्टिस बने। तो मुकाफाती अमल आपके सामने आ गए। आज अल्लाह की जो कहता है ना चढ़ी हुई आवाज होती है, आज आप देखा कि इन दोनों का हालत क्या हुई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि माजी में इस तरह जजेस भी गुजरे हैं। मैं सख्त अल्फाज नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन चूंकि इनके खत, क्या मतलब है खत का? ये तो जो आप की ड्रामेबाजी कह रहे हैं तो किस क्या मतलब है इनका? आप इसमें समझते हैं कि कोई आपने रेफरेंस का हवाला दिया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस का हवाला दिया आपने, तो आप समझते हैं कि आपकी जमात या कोई फाइल करेंगे, या जनरली आपने ये कमेंट किया है कि इसमें वकला को या बाकी लोगों को देखना चाहिए? जी मैं इसके बारे में मशवरा करूंगा। फौरी तौर पे इनके खिलाफ रेफरेंस दाखिल करना चाहिए। वजह ये है कि ये न सिर्फ तो जाने वाली चीफ जस्टिस के बारे में
बहुत कुछ कहा है आने वाली चीफ जस्टिस के बारे में, और ये कहा है कि इस खत को आप रेफरेंस के हिसाब, भाई आप कौन हो? आप सिफारिश पे भर्ती हुए जज हो, आप इतनी बातें करें जैसे पाकिस्तान के बादशाह हो, ऐसे कभी तो हमने कभी नहीं देखे, ऐसा रवैया तो हमने कभी। इसी वजह से मैंने पीटीआई के दौर में एक बिल लाया कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल और जबान पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज अब डायरेक्ट क्यों भर्ती करते हो? जब डायरेक्ट भर्ती करोगे तो फिर ये आपको ये सारे, और फिर उन्होंने खत में आपने बताया, किसने वजह बताई? चलो आपने जाने वाले चीफ जस्टिस के बारे में तो कहा है, और जब आने वाले चीफ जस्टिस की हल बर्दारी है वहां भी तो आप नहीं होंगे, उसके बारे में क्या आपके पास वजूहत है? यानी आपने अभी से अदलिया को मुतनाज़ा बनने के लिए इसके बीच में बैठे हुए हैं। और मैं देखता हूं कि कल कौन कौन उस सदारती जो हल बर्दारी चीफ जस्टिस उसमें कौन होगा कौन नहीं, तो ये वो चैलेंजेस हैं जिसका मैं शुरू में भी इशारा कर रहा था, के खिलाफ 209 का आर्टिकल लाना चाहिए। मैं यही देख रहा था कि वो जो चैलेंजेस की बात है इसको भी हम जरा डिस्कस करेंगे आगे जाके। जरा अली गौर बलोच साहब, आप भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि काजी फैसल साहब जब चीफ जस्टिस बने और आज जब वो जा रहे हैं 13 महीनों के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और निज़ाम इंसाफ के अंदर आपने बेहतरी देखी, या जो सिचुएशन उमर अता बंदयाल साहब छोड़ के गए थे वैसी ही है, बेहतर हुई है, नहीं हुई है, या ज़्यादा वर्स्ट हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जिस किस्म के हालात अदलिया में रहे और अदलिया में आपको वादे तकसीम नज़र आई, और माजरत के साथ एक ख़ास पार्टी की वकालत करते हुए एक ग्रुप था जो कि अदलिया के अंदर भी था, और जिन्होंने अपने फ़ैसलों के अंदर पाकिस्तान के कानून और आइन को भी मैं समझता हूँ कि कदगन पहुँचाई। जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के इदारे को भी मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से तो काबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया कि जिस किस्म के उन्होंने फ़ैसले दिए कानून और आइन के बरक्स, फिर जिस तरह के वो ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर ना सिर्फ आइन को दोबारा लिखा बल्कि जिस तरह से बार बार वजाहती फ़ैसले देकर ख़ास तौर पर एक आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की। और इसका क्रेडिट तो हुकूमत को और हुकूमत की उन इत्तेहादी पार्टीज़ को जाता है कि जिन्होंने आइन में तरमीम करके एक दफ़ा फिर से जिसमें कि एक मखसूस जमात के लोग और एक मखसूस टोला जो पाकिस्तान को आइनी बहरान की तरफ धकेल रहा था, जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के ख़िलाफ़ था, जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट देखना चाहता था, जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह बढ़ाना चाहता था ताकि लोग जो है उनका रियासत पर से एतमाद उठ जाए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने और उन इत्तेहादी पार्टीज़ ने इंतहाई दानिशमंदी का सबूत दिया कि इन तमाम लोगों के अज़ाइम उन्होंने खाक में मिला दिए, और जो ये तरमीम की ख़ास तौर पर उससे पाकिस्तान को आइनी बहरान से निकाला जिससे ये दो चार करना चाहते थे। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान में 63A के फैसले में आइन को दोबारा लिखा गया, जिस तरह से साबका अदवार में भी जिस वक्त चीफ जस्टिस बंदयाल थे, किस तरह से 3-4 लोगों का एक मनपसंद बेंच होता था और उससे मनपसंद फैसले लिए जाते थे, और सीनियर तरीन जजेस को कॉर्नर कर दिया गया था, उनके पास कोई केस ही अहम केस नहीं लगाया जाता था, और लोगों के 20-20 साल से केस और अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जाता था। फिर जिस तरह से साकिब निसार ने व्हाट्सएप के ऊपर JITs बनाई, मॉनिटरिंग जज लगाए और एक पार्टी की सहूलतकारी की, ये वही टोला है जिसको वक्तन फक्तन कहीं ना कहीं से सहूलतकारी मिलती रही। कोई टू सी यू कहता रहा, कोई इनके कहने पे इनके सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करता रहा, कोई ये कहता रहा कि मैं 5-6 MPs को तो 1 मिनट के अंदर फारिग कर दूंगा अपनी ऑडियो वीडियोज में। हत्ता कि अब भी एक सीनियर एंकर का मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि वो ये बता रहे थे कि अब भी हमारे जो काबिल एहतराम जजेस हैं इनकी कुछ इदारों के पास ऑडियोज आई हैं जिसमें ये है कि मतलब है कि ये एक खास पार्टी से रब्ता करते हुए और उनकी पसंद के फैसले करते हुए कुछ चीज़ें वायरल हुई हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि इस फाशिज्म के खिलाफ कादी साहब जरूर खड़े हुए, उन्होंने वो उस फाशिज्म और पॉपुलरिज्म की आड़ में वो फैसले नहीं दिए जो पॉपुलर फैसले हैं, लेकिन आइन की रूह के मुताबिक जरूर फैसले दिए, आइन के मुताबिक वो चलते रहे। ठीक हो गया। खास तौर पर
जो 3 जिसमें कादी फायदी था और 2 और मुअज़्ज़िज़ जजेस ने जिस तरह से कि मखसूस नशिस्तों में फैसला दिया और वहाँ पर अपने नोट दिया इख्तिलाफी, और उसमें लिखा कि अगर इस फैसले को तस्लीम किया जाए तो पाकिस्तान के आइन की कौन कौन सी दफात हैं जो मुअत्तल करना पड़ेंगी, तो वो उसके बारे में हमारे दोस्त मंदोखेल साहब भी बेहतर जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो कादी साहब ने, जाहिर है अगर वो भी चाहते तो वो भी सहूलतकारी कर सकते थे, वो भी आइन की धज्जियां उड़ा सकते थे, वो भी अपने हक में बड़े नारे लगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के आइन का साथ दिया, उन्होंने किसी फाशिज्म का ठीक साथ हो नहीं गया। दिया। और बुखारी साहब की तरफ चल लेते हैं कि जो बुखारी साहब, गौहर बलोच साहब का ये कहना है कि काजी साहब ने आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान का साथ दिया, और मंदोखेल साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। आप इस 13 माह के इस रजीम को कैसे देखते हैं कि जो लिगेसी उमर अता बंदयाल साहब छोड़कर गए थे और फिर काजी साहब को बेशुमार चैलेंजेस थे, आज वो रुखसत हो गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज कहाँ पे खड़ी है, निज़ाम इंसाफ कहाँ पे खड़ा है? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो काजी साहब ने इस मुल्क के दस्तूर के साथ और इस मुल्क की अदलिया के साथ किया है, वो आपको 75 साल तारीख में नहीं मिलता। और ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, आपके प्रोग्राम का हिस्सा है ये, कि कुछ अरसे बाद ये जो मौलवी मुश्ताक का ऑर्डर था जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी वाला, इसको उससे बदतर गिरदाना जाएगा। एंड हिस्ट्री विल प्रूव एंड द फ्यूचर विल आल्सो प्रूव। अब कैसे, क्वेश्चन ये है, क्योंकि जिस बंदे के अपने कोल अफेयर में बहुत बड़ा तजाद था और इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ था, और ये वो शख्स पाकिस्तान की तारीख का जो हमें कहते हैं कि फाशिज्म थी, बाइस थी, ये था वो था, भाई एक तरफ जरदारी और एक तरफ शहबाज शरीफ असेंबली में पाकिस्तान की तारीख का वाहिद जस्टिस, चीफ जस्टिस था जो जाके वहां पर बैठा है। आप कैसे कह सकते हैं? पाकिस्तान का वाहिद चीफ जस्टिस है जिसने इलेक्शन से 8 दिन 10 दिन पहले जो है, 15 दिन पहले 13 जनवरी को ऑर्डर देके और निशानी पार्टी का खत्म कर दिया 8 लोगों के कहने पे, विदाउट एग्जामिनेशन इन चीफ, विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन। किधर है वो नूरीन, किधर है वो लोग सारे? ये कहते हैं बाइस्ड हैं। और थैंक्स टू बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने एक्नॉलेज किया है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है ये फायद ईसा साहब के कहने की वजह से हुई है और उनके एफिलिएशन और उनकी वजह से हुई है। उन्होंने खुद पब्लिकली ये बात दी है, उनकी स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, देख लीजिएगा। नंबर सेकंड, ये 26वीं तरमीम इन्होंने कर दी। मुझे ये बताएं जरा कि ये 26वीं तरमीम जो है इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा? एज अ लीगल प्रैक्टिशनर, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये प्रैक्टिकली इतना मुश्किल है, नामुमकिन है कि ये आपको कुछ अरसे बाद इसको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा और नई अमेंडमेंट लेकर आनी पड़ेगी। थर्डली, बड़े आराम से कह दिया गया, उमर अता बंदयाल भाई, उमर अता बंदयाल ने 12 बजे हमारे खिलाफ अदालतें लगाई थी और मैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया था। मुझे तो एक एक चीज का इल्म था। जब हम तो रात को 8 बजे गए अदालत में फैसला सुनने के लिए आगे, जब लॉक खुले तो ईसीपी के 5 बंदे अंदर बैठे हुए थे ऑलरेडी। हम 5 लोग विटनेस हैं इसके, आप लोग भी विटनेस हैं इसमें। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपीयर हुआ इसके अंदर, शहबाज शरीफ भी अपीयर हुआ, और जो वहां पर डिसीजन रात को 12 बजे 100 मोटो लेके खोली गई अदालतें, उस टाइम स्पीकर के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया था, वायलेट नहीं किया गया क्या? उस टाइम वो अच्छा था, बाद में वो बुरा हो गया जब उसने कहा कि 90 डेज में इलेक्शन करवाएं अपने आप। कॉन्स्टिट्यूशन किसने वायलेट किया? थर्डली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पाजी साहब तो बायस थे, उनकी जजमेंट सी बायस थी, और ये भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद जस्टिस गुजरा है जिसके आखिर में जब क्लोजिंग सेरेमनी हुई, जिसको हम फुल कोर्ट रेस्पेक्ट करते हैं, उसमें 5 जजेस नहीं बैठे, और ये भी पाकिस्तान की तारीख का वाहिद जस्टिस गुजरा है, चीफ जस्टिस गुजरा है, जिसने खुद अपने खत लिखे उमर अता बंदयाल को कि सीनियरिटी प्रिवेल करे, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड। जाके देखें, इस बंदे के तो कोल अफेयर में इतना तजाद है। और उसके बाद इसी को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा, जब ये शख्स चीफ जस्टिस था, कि भाई आपने खुद ये लेटर नंबर फलां डेट को लिखा है उमर अता बंदयाल को कि सीनियरिटी प्रिवेल करे, सीनियर को बनाए, और अब मैं सीनियर बैठा हूं, मुझे तो बना रही जो मेरे से नीचे वाले को उठा के ऊपर ले गए। तो इस तरह का बंदा, अब उसको जो भी कहें, उसने तो सारा इदारा तबाह कर दिया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क कर दिया। ना वो लॉ नोइंग आदमी था, ना वो किसी किस्म का पढ़ा लिखा आदमी लगता था, उसकी गुफ्तगू देख लिया आपने। सो कहने का मकसद है, बाइसनेस अपनी जगह है, आप फैसले दे रहे हैं, फैसले किसके ऊपर दे रहे हैं, कौन बेनिफिशियरी बन रहा है, आप बुला के। और ये जो एक बात कही गई बड़े ही प्यार से कि जी पावर्स डेलीगेट की गई, और उसके बाद पावर्स जो है उसको उनसे ले लिया गया। भाई अमेंडमेंट आई दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, और उसके तहत दोबारा इनको पावर दी गई, जिसके बाद इन्होंने मुनीब साहब को निकाला और उसके बाद तीसरा बंदा डाला कि 2 वोट तो मेरी हूं, मैं अपनी मर्जी का बेंच बनूं। कौन कहता है ये? किसकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है? ऐसा नहीं होता, ऐसे लाइस्ट कौम में होता है, ना पढ़े लिखे लोगों में होता है। बुखारी साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद जरा आ जाते हैं कि ये तो चले सो हुआ, 1 साल गुजर गया, लेकिन अब आने वाला जो 2 साल होंगे, ये अफरीदी साहब जब चीफ जस्टिस कल होंगे तो उनके सामने एक चैलेंजेस का अंबार उनकी टेबल के ऊपर होगा। तो उन हालात को, ये माजी के तजर्बात को सामने रखते हुए चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कादर मदखेल साहब हैं, अली गौर बलोच साहब और सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तब्दीली हो चुकी। काजी फाइस्ता साहब रिटायरमेंट के बाद जो है कि वो घर जा चुके हैं। ये अफरीदी साहब कल सुबह हलफ उठाएंगे और उसके बाद उनकी टेबल के ऊपर एक चैलेंजेस का अंबार होगा। कादर मदखेल साहब, आपकी नज़र में क्या समझते हैं कि ये जो सारी सिचुएशन आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने डिस्कस की है, इसके अंदर बिलाशुबा मसाइल का एक अंबार है, और वो मसाइल का अंबार ये अफरीदी साहब जब कल बैठेंगे उनके सामने भी आएगा। इसी तरह बेंचेस की तश्कील है, नया आईनी तरमीम आई है, बहुत सारे अब हम समात देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि जो भी केस उठता है, चाहे वो शुफा का हो, चाहे वो सर्विसेज मैटर हो या सिविल मैटर हो, तो उसमें कहते हैं जी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है इसके अंदर, तो इस फलां सवाल जो है आईनी सवाल है तो इसको उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ भेज दें। तो ये तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे एक अंबार जो है कि उस बेंच की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे हालात के अंदर एक तरफ, दूसरी तरफ जजेस के अंदर जो तकसीम का तासुर है वो भी मसाइल, और फिर बजाते खुद 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, पिटिशंस फाइल की जा रही हैं। तो ये सारे हालात के अंदर आप क्या समझते हैं कि अगले ये जो ये अफरीदी साहब का दौर होगा, ये कैसा होगा? देखो, ये तो मैं कोई नजूमी तो नहीं हूँ, ना मैं कोई पीर हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कैसे चलेगी। वो कोई पीर भी ढूंढ ले पाकिस्तान में, वो शायद आपको बता देगा। अली बुखारी साहब ने 2-3 बातें की, मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा असम्बली में शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ कैसे बैठे। तो मोहतरम थोड़ा सा याद कर ले, वो गोल्डन जुबली के पाकिस्तान की तकरीबात की, और उसमें सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान में आता है, तो उनके सरबरा को भी दावत दी हुआ है वहाँ पे। तो पहले थोड़ा सा ये कर दे, तनकीद करे, थोड़ा सा देख के क्या करे। दूसरी, आपने कहा 26वीं तरमीम वापस लेना पड़ेगा। क्यों वापस लेना पड़ेगा? आईनी अदालत के ऊपर तो आपका खुद दस्तखत है, इमरान खान साहब का, मौलाना साहब का, नवाज शरीफ साहब का, बीबी शहीद का, और फिर आप वकील हो तो आपको नहीं पता कि 58,000 के जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, मेरे हिसाब से तो 15,000 आईनी केस है। आप लोग कहते हैं 170, तो बड़ी शर्म की बात है कि 170 केसेस चलते हैं और 58,000 नहीं चलते अगर 170 है। दूसरी बात, आप हाई कोर्ट का ले ले एज ए कानून की तालिब इल्म, अब वहां 50% से तो आर्टिकल 199 के तहत तो पिटिशन चलती है। आम लोगों के मुकदमात कहां चलते हैं? 2-4 मिसालें सुन ले। एक शख्स को मैंने 28 साल बाद पहली मरतबा अदालत में पेश करो, और 38 साल बाद मैंने जमानत पे रिहा करा, फाइल गुम हुई थी। कादिर खान मंदोखेल जो है ना, वो जिम्मेदार होंगे, वो बेचारा मर भी गया मौन। एक बच्ची जो अस्पताल में, अबसी शहीद अस्पताल में गुम हुई, डीएनए टेस्ट आगा खान अस्पताल से हुआ है, 24 साल केस चलता रहा। जब मेरे पास केस आया आखिरी दिनों में, तो जज ने कहा कि बच्ची बड़ी हो चुकी है, केस आपका जेन्युइन है, आपके वालिदैन के हवाले नहीं कर सकते। ये दूसरा मिसाल। तीसरा मिसाल, अभी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है 2024 का, मैंने जस्टिस साहब जो हाई कोर्ट के मैंने सवाल किए, मैंने कहा सर इस कमेटी का मैं हिस्सा था, 6 महीने में तो ये आपने फाइनल करना है, क्योंकि जो ना कासिम सूरी का केस 65,000 वोट जाली थे, आखिरी वक्त तक असम्बली चल रहा था और वो केस चल रहा था। शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में मैंने केस इलेक्शन लड़ा है 2018 में, फैसल वाडा साहब जीते हैं, आज तक शहबाज शरीफ साहब के सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 2021 में मैं मिफ्ता इस्माइल साहब की जगह जीता, उस मिफ्ता इस्माइल का आज भी चल रहा है। तो मैंने हवाले दिया, तो उस जज साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है कि फिर आप मेरे चीफ जस्टिस के मुझे 10 किस्म केस न दे, तो मैं निपटो को। इसी वजह से हम कहते हैं कि उसको अलग कर दे, और ये आपका ख्याल है, ये आपका ख्वाब है कि ये वापस होगा, बल्कि मजीद बेहतरी की जरूरत पड़ी तो मजीद आईनी तरमीम भी आएगी। तीसरा, आपने ये बोला कि असम्बली को रात को तहलील किया, क्या उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में नहीं कहा कि कासिम सूरी ने आईन शिकनी की है? वही लोग तो मुतालबा कर रहे थे कि आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते थे मुतालबा। क्या इससे पहले में 93 में नवाज शरीफ साहब की असम्बली बहाल नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट से? तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने गलत तरीके से अदम एतमाद की तहरीक रोकने के लिए आपके डिप्टी स्पीकर ने जो है ना वो असम्बली तोड़ी, जो कि बहाल हो गई। उसके बाद आप ये कह रहे थे कि चीफ जस्टिस पढ़ा लिखा नहीं है। उसमें मुझे बड़ा हैरत है, आप वकील हो, वो अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज कैसा बनता है? इससे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है। और आपको मैं बताऊं, इनके वालिद साहब जो है ना वो पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म के साथी थे और पाकिस्तान को चंदा दिया है।
और बल्कि आज उसने अपनी जो सुप्रीम कोर्ट में जो उनका वो था खिताब था फुल कोर्ट का, उसमें बताया कि वो कितने पढ़ा लिखा खानदान है, शायद आपने नहीं देखा। उसने अपनी अनपढ़ वालदा की तारीफ की कि उन्हें सारी भाइयों को सबको पढ़ाया लिखा है, तो ये पढ़े लिखे। बाकी जो आप कह रहे हैं कि इसका हल क्या है, हल इसका यही है कि जो जज सियासत करे उनको 2 मिनट में बाहर निकालना चाहिए, उसके खिलाफ फौरी तौर पे आर्टिकल 209 के तहत जो है ना वो रेफरेंस दाखिल करना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से माजी में ये होते थे कि खिलाफ जज के खिलाफ रेफरेंस, जज के खिलाफ शिकायत और जज ही सुनता है। ये तो हमने दुनिया में कभी नहीं देखा कि दुनिया में, क्योंकि इस वजह से ये डायरेक्ट सारे भर्ती हुए, उन्होंने कानून भी आपने लिया। क्या इफ्तिखार चौधरी ने उस वक्त पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल नहीं किया कि 18वीं तरमीम में उड़ा के बाहर फेंक दूंगा, जजेस के इख्तियारात मुझे दे दें। इसी वजह से वो शिक है जजेस के। क्या आप नहीं चाहते हो कि 4.5 लाख पाकिस्तान के वकीलों में कोई गरीब का बच्चा भी सोच सके कि मैं जज बन जाऊं? ये चमचे बांझे भतीजे जो भर्ती करते थे फर्द वाइट सूबे का चीफ जस्टिस, आपको अच्छा लगता था वो बात? और क्या अच्छा लगता है कि पार्लियामेंट के बाहर आज अगर मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत है, कल आपकी अक्सरियत हो सकती है, परसों मौलाना साहब की हो सकती है। ये तो एक आईनी एक अमेंडमेंट है। किसी भी हुकूमत की ज्यादा मेजोरिटी, उसके एमएनए ज्यादा होंगे, मेंबर ज्यादा होंगे, कल आपको हो सकता है, परसों एनपी का हो सकता है, अगले दिन हमारा हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। वो होगा जिसके पास अक्सरियत है, चले वो कर लेगा। जरा अली गौर बलोच साहब, मैं तरफ आपकी तरफ आ जाता हूँ। ये सवाल आज ये अफरीदी साहब ने जो खिताब किया था, उसमें जो एक चैलेंज जो मुझे नजर आ रहा है बड़ा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट, हुकूमत और अदलिया के बीच जो इख्तियारात की आईनी तकसीम का असूल है, उस पर हमें अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। अब यहाँ पे जो मैंने पहले भी क्वेश्चन रेस किया कि 26वीं तरमीम के हवाले से, कि उसके अंदर जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं या हुकूमत या ट्रेजरी बेंच और अपोजिशन के जो लोग हैं, ये इसको एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन तस्वर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात में, बेंचेस की तकर्री में या चीफ जस्टिस की तकर्री में ये सियासी मुदाखलत है। तो क्या इस असूल की बुनियाद के ऊपर आप समझते हैं कि जो क्वेश्चन था कि ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगी या इसको चैलेंज किया जाएगा, ये चैलेंज भी हुआ है, या समझते हैं कि नहीं ये बस महज सियासी बयान ही है? देखें, बड़ी मज़ाक़ा खेज बात है ये। वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब भी दुनिया के बेशुमार तरक्की याफ्ता ममालिक जो है उनमें जो तरीक़ेकार है अदलिया का और उसका, तो उसमें जाहिर है कि पार्लिमान के मेंबरान जो हैं वो करते हैं। और ख़ास तौर पर पार्लिमान एक इदारा है जो कि कानून साजी का इदारा है, और उसकी सुप्रीमेसी जो है, मैं समझता हूँ कि जो अफरीदी साहब का बयान है उसको खैर मकदम करना चाहिए, और वो आइन और कानून की स्पिरिट के ऐन मुताबिक है कि तमाम इदारे जो है वो अपनी अपनी डोमेन में रहकर काम करें। आपने साबका अदवार में देखा कि किस तरह से जो है वो कोई डैम बना रहा था, कोई दवाइयों के रेट तय कर रहा था, कोई कुछ और काम कर रहा था। तो मतलब है कि अपने लोग, वो उन लोगों के जो कि साइलीन जिनके केस साल से चल रहे हैं, वो काम करने की बजाय हुकूमतों के कामों में इंटरवेंशन की जाती थी। और ख़ास तौर पर पार्लिमान के अंदर कानून साजी के ऊपर आपने देखा कि मादी करीब में स्टे ऑर्डर भी दिए जाते रहे। तो ये तो अगर इस तरह से, और ख़ास तौर पर पार्लिमान कोई मेरा और आपका कोई घर का इदारा तो नहीं है ना, एक आईनी इदारा है, और जिसमें लोग अवाम का मैंडेट लेकर पहुंचते हैं और उनका काम ही कानून साजी होता है। ख़ास तौर पर अगर आप 1973 का आइन देखें तो वो उसको कहा जाता है कि वो मतलब है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के लोग आज भी उसको कोट करते हैं कि वो असल रूह जो थी वो थी और उसमें तरमीम कुछ की गई। तो उसमें भी देख लें, बुनियादी तौर पर जो चीफ जस्टिस का तकर्रर और उन चीज़ों के जो मामला थे वो किस तरह थे, उनको बाद में अमेंडमेंट करके उसमें तब्दीली करके जो थी वो उसकी मुतासर किया गया उसके अंदर इस तरीक़ेकार को जिस तरह से होता है। और खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरह से कि हाई कोर्ट के जज को मतलब है कि वो तरीक़ाकार अपनाया है, पंजाब में तो उनको खुद इख्तलाफ नहीं, उसी चीज़ की हिमायत कर रहे हैं। और जब अपनी बारी आई है तो अब वो चूंकि मतलब जाहिर है उस तरीक़ेकार के मुताबिक, अमेंडमेंट के मुताबिक वो कामयाब नहीं हो सके जो उनका टारगेट था उस ओहदे पर पहुंचने के लिए। तो अब वो कभी चीफ जस्टिस को खत लिखते हैं, कभी उस चीज़ से इख्तलाफ करते हैं। और ख़ास तौर पर वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस मुल्क में फाशिज्म चाहती हैं और जो चाहती हैं कि वही पॉपुलर फैसले किए जाएं, वही आइन बताया जाए जो हम कहते हैं, वही कानून किया जाए,
बताया जाए जिससे हमें फायदा हो। तो मेरा ख्याल है कि शायद मुझे इनके ख्वाब तो शर्मिंदा ताबीर होते हुए नजर नहीं नहीं आते। आते हैं। हाँ, पार्लिमान का काम कानून साजी जरूर है। अगर आइंदा भी ये समझा जाएगा कि कुछ ऐसी तरमीम जो आइन की रूह के मुताबिक हो और वो पार्लिमान से होना जरूरी है, तो वो 100 तरमीम भी हो तो वो की जा सकती हैं, वो पार्लिमान का काम है। आज की अपोजिशन कल की हुकूमत होती है, कल की हुकूमत आज की अपोजिशन है। जब ये RTS सिस्टम के जरिए आए थे उस वक्त तो ये बड़ी तारीफें किया करते थे। जब सूरी को स्टे ऑर्डर पे बिठाया था उन जजेस को तो बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि इनकी धांधली जो है वो डिस्क्लोज ना हो। तो आज अगर काजी फायज ईसा जैसा बंदा जिसने इनकी गालम गलूज भी सोशल मीडिया पे बर्दाश्त की और उस टोले को भी किसी हद तक रोका जो कि फाशिज्म का शिकार हो चुका था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मैं समझता हूं कि ये फरीदी साहब का एक छोटे सूबे के साथ वो पहले चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं KPK के, इस लिहाज से तो खुशाइंद है। शायद जरा मैं बुखारी साहब आपकी तरफ भी आ जाता हूँ, ये जरा बताइएगा कि आप मोनोपोली चल रही थी उससे हट के मैं समझता हूँ KPK की नुमाइंदगी हुई है, तो मैं समझता हूँ बड़ा खुशाइंद काम है। ठीक है बुखारी साहब आपको क्या नजर आता है कि चैलेंजेस अफरीदी साहब की टेबल पे क्या होंगे और उनसे किस तरह से जो है कि निपटा जा सकता है ऐसे तरीके से? देखिए सर, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। जो गंद कर गए हैं काजी फायज ईसा साहब, इसको धोते हुए बहुत मेहनत चाहिए, बड़ी ऑनेस्टी चाहिए, बड़ी डिग्निटी चाहिए। मेरे लिए दोनों बड़े काबिल एहतराम भाई हैं, गौर साहब भी और मंदोखेल साहब भी। मैं वन बाय वन बड़े शॉर्ट टाइम पे एड्रेस करता चलूं। सर मुझे पता है कि काजी फायज ईसा को बुलाया गया था 50th कॉन्स्टिट्यूशन एनिवर्सरी के लिए, उसमें 16 जजेस और को भी बुलाया गया था और 75 साल तक की तारीख में कभी भी कोई भी नहीं है। उस टाइम ये चीफ जस्टिस भी नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2 चीज, इनके खानदान का जिक्र किया, इनका आपने जिक्र किया, बड़ी तारीफें कर दी। मुझे खुशी होती है कि अगर आप बेनजीर भुट्टो या जुल्फकार अली भुट्टो की इतनी तारीफ करते, लेकिन अर्ज यह है कि आपके अपने लीडर चौधरी एतजाज एहसन साहब ने जो मीडिया में इनके बारे में कहा, जिन्होंने इनको प्रपोज करके लगवाया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो इनके बारे में कमेंट्स दिए, वो सबके सामने, मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी की बहुत सीनियर एतजाज एहसन साहब चौधरी इफ्तिखार साहब की बात करते जा रहे हैं। और चौधरी इफ्तिखार साहब के बारे में आज खुद जो उन्होंने फरमा दिया कि वो कितने ऑब्लाइज हैं उनसे, उन्होंने जो इनके बारे में अल्फाज कहे थे वो चौधरी एतजाज एहसन साहब से सुन लीजिएगा, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर कोई गलत फहमी हो। वो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुर्सियां फेंकी वो तो बड़े शरीफ थे। वो जो बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो की तस्वीरें फेंका करते थे वो बड़े शरीफ थे। मेहरान बैंक स्कैंडल, येलो कैप स्कैंडल, ताज कंपनी स्कैंडल, वो तो बड़े ही शरीफ थे। जो कहते थे बड़े भाई को छोटा भाई, बड़े भाई कह रहे हैं जज साहब को क्यूम को कि भाई डोज फुल दे दो, वो तो बड़े शरीफ थे। जो लोग बेनजीर भुट्टो को 6-6 दिन कैद में रखने के लिए अदालतों में रखते थे वो तो बड़े शरीफ थे। 10 साल जरदारी को कैद में रखा जिन्होंने, वो तो बड़े शरीफ थे। भाई ऐसे नहीं होता। आपको कम से कम अगले को बात करने से पहले अपना जरूर देख लेना चाहिए कि हमारा क्या रहा। स्टे की बात करते हैं, 7-5 साल मैं फुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, टेक माई वर्ड्स, 5 साल शहबाज शरीफ वजीर आला रहा स्टे ऑर्डर के ऊपर। और ये जो बार बार 2018 की बात कहते हैं, जरा करेक्ट कर लें अपनी फिगर्स। 2018 में सिर्फ 14 पिटिशन हुई थी। कितनी? 14। दोबारा देख लीजिएगा जाके एक दफा। आज 167 पेंडिंग पड़ी हुई है। और फॉर्म 47 के जिन्होंने 47 के जिन्होंने फैसले करने थे, हम तो कहते हैं असेंबली जायज नहीं है, 17 सीटों पे जीता हुआ बंदा बैठा हुआ है और वो उठा के असेंबली में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। इस अमेंडमेंट जो है इसका इख्तिताम वही होगा जो 8th अमेंडमेंट का हुआ था, इसका अंजाम वही होगा जो 8th अमेंडमेंट का हुआ था। आप देख लीजिएगा, ये एक नासूर है जो बह रहा है अभी खून। ये आपको पता चलेगा कुछ दिनों बाद कि इसमें क्या क्या कुछ हुआ है, इसके साथ कौन कौन बेनिफिशियरी है। एक सवाल और पैदा होता है बुखारी साहब, आप दूर मत जाएं सर, लेट मी फिनिश 2 पार्ट्स में सिर्फ जल्दी बात कर देता हूं कि आज फायज ईसा साहब जनाब वहां पर बैठ के जा रहे हैं, अपना आखिरी वो तकरीर कर रहे हैं, इधर से मियां नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं। टाइमिंग्स तो देख लें यार जरा। बात ये है कि ऐसे नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बात, आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आपने कहा बंदयाल साहब ने हमें तो कोई बेनिफिट नहीं दिया, हमें तो नुकसान दिया। आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो है वो जितने भी जजेस गुजरे, जस्टिस गुजरे, आपने कहा सिविलाइज्ड मुल्क, सिविलाइज्ड कौम, कहां सिविलाइज्ड कौम में जो है वो अदलिया और एग्जेक्टिव्स इकट्ठे होते हैं, या अदलिया जो एग्जेक्टिव्स की ताबे होती है। आपने कॉमनवेल्थ की बात की, चेक करके देख लें, मास वाइज साउथ अफ्रीका के, सिर्फ साउथ अफ्रीका के अलावा, वो भी वहां रेसिज्म था नेल्सन मंडेला के बाद, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनी, बाकी किसी कोर्ट में नहीं। और मैं वैसे अपनी फिगर्स बता दूं, आप जरूर वेरीफाई कीजिएगा, और मंदोखेल साहब आपको भी मैं कह रहा हूं जरूर वेरीफाई कीजिएगा, आप मेरे बड़े काबिल इज्जत भाई हैं, बड़े हैं।
एक सवाल पैदा हो रहा है, फिर ब्रेक का टाइम भी हो रहा है, मैं वो सवाल जनरेट कर लेता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, फिर मदोखेल साहब और गौर बलोच साहब भी वो करेंगे कि ये जो एक ख़त लिखा गया मंसूर साहब की जानिब से भी आज और इससे पहले पांचों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने एक बड़ी जामे रिपोर्ट दी थी फुल कोर्ट्स के बाद कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और एग्जेक्टिव की इंटरफेरेंस मुसलसल हो रही है। और ये पाकिस्तान की तारीख है, इसमें हम मतलब के कोई शक भी नहीं किया जा सकता कि हमेशा से ये इंटरफेरेंस होती रही है, दबाव अदालतों के ऊपर रहा है। इसके खात्मे के लिए जो अभी चैलेंजेस के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेक के बाद आप तीनों से मैं इसका जवाब लूँगा कि इसके लिए क्या समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एज ए इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस जो जुडिशरी का होता है वो क्या होना चाहिए, और फिर एग्जेक्टिव की जो कोऑपरेशन है वो क्या होनी चाहिए, ताकि ये जो बैरूनी दबाव है वो निज़ाम इंसाफ के ख़ास लोगों के लिए तो सब कुछ मिल जाता है लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिलता। इसके ऊपर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ अली गौर बलोच, कादिर मंदोखेल साहब और सैयद अली बुखारी साहब हैं। और बुखारी साहब आपसे ही मैं स्टार्ट कर लेता हूं, फिर मंदोखेल साहब और गौर बलोच साहब की तरफ आता हूं। ये जो एक बड़ा चैलेंज है और इसका इतराफ़ तमाम हाई कोर्ट्स ने किया था और रिपोर्ट्स भी भेजी थी कि इंटरफेरेंस तो है, और ये सिर्फ अभी नहीं है, ये माजी में भी रही, आपका दौरे हुकूमत था उसके अंदर भी रही, उससे पहले जितने भी अदवार गुजरे हैं उसके अंदर ये है। इस हकीकत से कोई मुंह नहीं छुपा सकता। इसके खात्मे के लिए क्या किया जा सकता है? सारे मिल के अदलिया भी, हुकूमत भी और हर इदारा भी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए क्या कर सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले जो इसका बेस लाइन है ना, वो मैं कहूँगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। बार बार नून और पीपल्स पार्टी बात करती है, मैंने 6 दफा पढ़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का। एक उसके अंदर ये बड़ा फेयर एलिमेंट लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन अपने दायरे इख्तियार में रह के काम करेंगे। क्या किया है इन्होंने? उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो आपका मीडिया है वो बिल्कुल आजाद काम करेगा, तो उसके बाद कोई प्रेशर नहीं होगा। आप लेना इमरान खान, आपके सबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, आपके वर्ल्ड कप विनर है, आपने किसकी पाबंदी है कि बानी पीटीआई लगा दे, बानी पीटीआई लगा दे, इमरान खान साहब का नाम नहीं लिख सकते आप। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी इंप्लीमेंट है। नैब के ऊपर क्या कहा गया था उसके अंदर, क्या वो इंप्लीमेंट्स हैं? और चीजें जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट्स हैं। ऐसे नहीं होता कि आप कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा अंदर निकल लें। देखें, बात यह है कि मैंने अभी प्रोग्राम आपके ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कही थी कि यार आज काजी फायद ईसा से एक पूछा एक एंकर ने, आपके एक जर्नलिस्ट ने, उसने कहा सर वो जो 6 जजेस ने खत लिखा था उसके ऊपर आपने क्या किया? आज 8 महीने से 10 महीने से पड़ा हुआ है वो खत। देखें, उन्होंने जो किया, उन्होंने इदारा तबाह किया और उस इदारे को ठीक करने में अब बहुत वक्त लगेगा। मैं पर्सनली समझता हूँ जी, क्या देना बहुत आसान है। ये आज जो बेनिफिशरी है ना, ये कल इसी खुद ही रोते होंगे, मेरी बात याद रखिएगा। जैसे ही हमें बार बार कहते हैं फलां जज और फलां जज और फलां आरटीएस और ये और वो, आज 167 पेंडिंग पिटीशंस पड़ी हुई हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी मजाक है, इस मुल्क के लोगों के साथ भी मजाक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कम ये डिफिकल्टी या ये डिफिशिएंसी को सही किया जाए। उसके लिए अब बहुत जिम्मेदारी है आपके सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, मैं अमेंडमेंट को नहीं मानता हूं, अमेंडमेंट गलत हुई, क्योंकि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गई, जिस असेंबली ने की, वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे फॉर्म 47 के, उनकी अपनी एलिजिबिलिटी जो है वो चैलेंज अंडर क्वेश्चन है। वो आज भी बैठ नहीं सकते। मैं कहता हूं आप बुला लें मेरे मुकाबले में जो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ा, रखें उस पर कुरान और क्या जीत गया वो, या खुदा के लिए ऐसे नहीं होता। बट ऑन द अदर साइड या आफरीदी साहब आए, शरीफ आदमी है, शरीफ और नफ्स इंसान है। अब बात यह है कि हमें इंस्टीट्यूशन की बात करनी चाहिए। उन्होंने बहुत से स्टेप्स लेने हैं, अब उन्होंने बहुत से डेयरिंग स्टेप्स भी लेने हैं। जो गिरा हाथों से फायद ईसा डाल गया, अब दांतों से खोलनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में रहेगा भी। लेकिन इशू ये है कि ये जितनी चीजें अब खराब हुई हैं, इनको दुरुस्त नहीं करना है। मुझे नहीं आज तक अंडरस्टैंड कर सकूं मैं कि ये जो 27 लाख केसेस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का इनसे क्या ताल्लुक है जो नीचे हैं? उसके ऊपर तो अमेंडमेंट 26 में किया ही कुछ नहीं आपने। मुझे नहीं पता कि जो 4 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में, उसके ऊपर क्या अमेंडमेंट आई है, उसके क्या रिलेटेड आई है, क्या आर्टिकल 199 कहां जाएगा, रेंट के कहां जाएंगे? आपने बनाया क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोड बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की फॉर्मेशन कैसे होगी जब आपका सीजेपी खुद बीच में बैठ ही नहीं सकता? मतलब अंडर क्वेश्चन चीजें हैं। इसके बहुत से रूल्स वगैरह चेंज होने हैं, बहुत कुछ अभी चेंज होना है इसके अंदर। उसके लिए मेरे ख्याल फुल कोर्ट सबसे पहले होगी, उसके अंदर शायद कुछ चीजें तय हो जाएंगी। मैं जरा मंदोखेल साहब आपकी तरफ भी आ जाता हूं कि ये तो इसमें कोई शक नहीं है, और आपकी पार्टी लीडरशिप ने तो सबसे ज्यादा भुगता हुआ है कि जब एग्जेक्टिव ने या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कोर्ट्स के ऊपर दबाव डाल के फैसले करवाए। अभी अली बुखारी साहब भी तस्करा कर रहे थे, खा वो बीबी के केसेस हों या जरदारी साहब के हों। अब इससे सारे मिलकर, जमातें भी और अदलिया भी कुछ सर जोड़कर, आप समझते हैं इससे हम बाहर निकल सकेंगे या ये ऐसी सूरत हाल दबाव बरकरार रहेगा? नहीं निकल सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकल सकते। उसकी वजह ये है कि पीटीआई के हक में जो फैसला आता है वो जज अच्छे, जो उसके खिलाफ आता है वो गद्दार है, वो फलां है।
आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हाई कोर्ट के खिलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ इनकी तमाम वकला पैनल ने कहा कि हम नहीं मानते। और फिर आज बेनिफिट होना शुरू हो गया, जो डील कैसा है, जैसे बुशरा भी रिहा हो गई है, उनकी बहनें रिहा हो गई है, और रिहा होते हुए वो गंडापुर साहब के दरबार पे चला गया। उनके सबसे बड़ा जो है ना वो सिक्का वही है जिसको मैं ये कहता हूँ कि एक सिक्के के दो रुख है, गंडापुर और मोहसिन नकवी, ठीक है। और वही रास्ता उन्होंने भी चुन लिया, बुशरा बीबी ने वहां जी, अब डील बेहतर तरीके से वहां मजीद हो जाएगी जो नजर आ रहा है, एक तरीका। दूसरी बात ये कि मैं बुखारी साहब की खिदमत में अर्ज करूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसने बाज वकला के बारे में काली बेड़े का, यानी काली बेड़ी ये है कि वो जजेस की चंबर में 3 बजे जाके स्टे ऑर्डर लेते हैं और 3-3 साल तक जो ना वो पीछे नहीं लगवाते हैं। जरा पता करे वो नाम कौन है, जरा पता करो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में 1.5 अरब रुपए किसने हड़प किए, किस वकील ने, जो जस्टिस के नाम से कोई प्रोग्राम था, जरा पता कर ले, मुझे तो पता है नाम का। अच्छा, उसके बाद आपने इफ्तिखार चौधरी का जिक्र किया कि उसने फाइजिसा को लगाया। आप भूल गए जो आपके फेवर में है अतर मिनला साहब, जो इफ्तिखार चौधरी का नारे लगा रहे थे, तर्जुमा था, वो भी हाई कोर्ट का जज बना और बड़े अरसे तक जो ना वो चीफ जस्टिस रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और आपके लिए जो ना वो रिलीफ देता रहा। आज भी आपके फेवर में जब भी उसने किया, उसका नाम भूल गए, वो तो तर्जुमान था। उसके बाद आपने ये कहा कि वो मियां साहब के केसेस में भी उन्होंने रिलीफ दिया था। अब वो जो भी है ना, तर्जुमान था इफ्तिखार चौधरी का ना, आप किसी भी वकील से पूछो, वो नारे लगाता था। जी बिल्कुल, वो उनके उस पर तहरीक में थे। एक बार सुनिए, अब आगे सुने। जो मोहतरम ने कहा कि दुनिया किसी मुल्क में नहीं है, जनाब 58, आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दें, मैं मुल्कों का लिस्ट भेजता हूँ। 58 ममालिक में आईनी अदालतें हैं जिसमें आपके पड़ोसी ईरान भी शामिल है, और बल्कि कोई मुल्क के गालिबन में बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया या वो 105 साल हो गए इनको आईनी अदालतों को बने हुए। अच्छा, उसके बाद आपने कहा 27 लाख पेंडिंग है, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लोअर जस्टिस में पेंडिंग है केसेस, उसकी वजह क्या है? यही चीफ जस्टिस सुबह का वो जज जो है ना वो भर्ती होने नहीं दे। कई मरतबा मैंने असेंबली के फ्लोर पे ये बात उठाई कि बाबा तनख्वाह तो हुकूमत ने देनी है। और 1997 का अगर आप कानून देख ले दहशतगर्दी का, उसमें यह कहा गया कि एक केस एक अदालत में जाएगा, दूसरा केस नहीं आएगा, और 1 हफ्ते के अंदर उसका डिस्पोजल होगा, फैसला होगा। मैं कराची में बैठा हूं, 4 करोड़ की आबादी में टोटल 16 अदालतें हैं, और 16 अब बन गई, पहले तो 3-4 थी। 2000-3000 केसेस पेंडिंग है, तो अमल होगा। जजेस आप बढ़ाएंगे तो केसेस कम होंगे। जजेस सुबह के चीफ जस्टिस होने नहीं दे रहे थे माजी में। उसके बाद आपने जो नई बात की है, हाई कोर्ट में तकरीबन 20 लाख ये जो केसेस बता रहे हैं, उस सारे के सारे आपके है नहीं, वहां भी जज नहीं होने दे रहे। मैंने बिल पेश किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज्यादा कर ले, हाई कोर्ट ज्यादा नहीं होने दे रहे। कौन नहीं होने दे रहे जी? मैं जज को जज ना बन जाए। अच्छा, उसके बाद काजी साहब कंक्लूड कर लें, फिर 3-1 मिनट रह जाएंगे तो बलोच साहब। आखिरी जुमला मैं बुखारी साहब की खिदमत में अर्ज करता जा रहा हूं। उन्होंने कहा 63 ये नहीं मानता हूं। भाई आपके न मानने से क्या फर्क पड़ता है बुखारी साहब? पाकिस्तान में 4.5 लाख वकील है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी बॉडी पाकिस्तान बार कौंसिल है, उसने हिमायत की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसका मैं मेंबर, उसने हिमायत की। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने हिमायत की, जो आईनी बॉडी है बड़ी। बलोचिस्तान हाईकोर्ट, सिंध हाईकोर्ट बार ने हिमायत की, और पंजाब के मुख्तलिफ अजला ने किए। आपके न मानने से क्या फर्क पड़ता है? और आपने अपने वक्त में 63 ये जो हमजा शहबाज की हुकूमत गिराने के लिए आपने सदारती रेफरेंस आरिफ अली के जरिए भेजे, और अपनी मनपसंद जजेस ने आपने उनकी अपनी मनपसंद तस्वीर ली है। लेकिन मतलब साहब, वैसे ये फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग खत्म भी होनी चाहिए। सीओडी में ये था, इसकी वजह से हौसला शिक नहीं होनी चाहिए। हमजा शहबाज की हुकूमत अपनी मनपसंद जजेस के लिए कि एक बंदा जो है ना नाइल भी होगा और वोट भी नहीं कर लेगा। जरा गौर बलोच साहब, अली गौर बलोच साहब, आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ। यही मामला जो है कि आपके सामने भी रखता हूँ कि ये मुदाखलत खत्म होनी चाहिए और किस तरह से हो सकती है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि नवाज शरीफ साहब जो है कि ये कुछ शेड्यूल में उनके वापसी का क्या है, कितने अरसे का शेड्यूल है और वापस कब तक आ जाएंगे? देखिए, बात ये है कि बड़ी ये बातें की जाती हैं आइन और कानून की, और बड़ा मतलब है कि इस पे तज्जुब होता है कि जो जज इनको गुड टू सी यू कहते रहे, रिमांड्स के अंदर जो इनको रेस्ट हाउसेज में इनके रिमांड ख़त्म करके इनको ज़मानत देते रहे, इनको रेस्ट हाउसेज में पूरी रात फैसिलिटेट करते रहे, और वो लोग जिनको जब
अदालत के जरिए या इदारों के जरिए समन किया जाता था तो उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका करते थे। ये कहते हैं फाशिज्म। और क्या होता है, जिन लोगों ने पूरे पाकिस्तान को जला दिया और पाकिस्तान की अहम तनसीबात को आग लगा दी, KPK का रेडियो स्टेशन जला दिया जहां से पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के इर्द कब्रें खोदने वाले, जब साकिब निसार था तो उससे पहले जब धरने दिए थे तो जावेद हाशमी साहब ने क्या बताया था? जावेद हाशमी साहब ने यही बताया था ना कि इस बानी PTI मौसूफ ने ये कहते थे कि आप वो जर्नैल हमारे साथ मिल गए हैं और अदालतों के जरिए हमारे हक में फैसले आ जाएंगे, वो सारा कुछ ये भूल गए। फिर जिस तरह से ये खुद कहते रहे कि हमारे तो असम्बली के अंदर लोगों को भेजा जाता था, फिर इखलाकियात का भी पीपल्स पार्टी और वो दरस दे रहे हैं इनको। गंडापुर की जबान जो बेहुदा किस्म की है और जो मतलब है कि खुद बानी PTI जिस किस्म की गुफ्तगू मरियम नवाज साहबा के बारे में स्टेज पर खड़े होकर करते रहे और खवातीन के बारे में वो नहीं होनी चाहिए। जरा बलोच साहब ये बता दें, लास्ट मिनट है, जरा मुझे बता दें मियां साहब कब वापस आएंगे? मेरी गुजारिश सुन लेना। अदलिया और आइन का एहतराम का लेक्चर देने वाले ये बताएं कि खातून जज को मौसूफ धमकियां देते रहे और फिर जब देखा पूरे टाइम खत्म हो रहा है बलोच साहब, टाइम खत्म हो रहा है। मियां साहब कब आएंगे वापस? मियां साहब बिल्कुल, वो पहले भी चाइना के विजिट पर भी गए हैं, दीगर मुल्कों के दौरे पे भी जाते हैं, वो बैनुल अक़वामी लीडर हैं, गए वापस आएंगे विजिट पर। इसमें तो कोई बात नहीं, तो किसी के बाहर जाने का है उनके। बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब आपका, कादिर मंदरखेल साहब आपका, और सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब आपका भी। नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे थे कुछ सियासी माहौल और आइनी खास तौर के ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तब्दीली के बाद क्या माहौल हो सकता है निज़ाम इंसाफ का। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।